हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23 जुलाई एंड 23 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मेंशन किया गया है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस साल के लिए लगभग 6.5% से लेके 7.5% के अप्रॉक्स जो है वो रहने वाला है। फिर दूसरा एक न्यूज़ है हमारा हीट स्ट्रेस को लेके एंड उसके इम्पैक्ट को हम देखेंगे कि क्या हीट स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। फिर एक ग्रीन वेल्थ टैक्स का जिक्र है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो गिग बेस्ड वर्क है उसको क्या है, रेगुलेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि गिग इकोनॉमी का काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है हम कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है वो रोल है। फिर मनरेगा का जो जॉब डिमांड है वो क्या है कि लगभग उतना ही रहा है इस बार के बजट के अंदर, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो मनरेगा का जो जॉब डिमांड है वो लगभग उतना ही रहा है, कांस्टेंट रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में जो एमएसएमई के लिए जो चैलेंजेस है उसको हमको देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या है कि जो इंडिया का इस साल के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाला है वो 6.5% से लेके 7% के अप्रॉक्स रहेगा। तो अगर हम देखें कि क्या ये कौन कौन से वो मेजर फैक्टर्स है, क्योंकि वर्ल्ड के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो वर्ल्ड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर वॉर जो है वो भी चल रहा है। फिर भी क्या है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, चल रहा है कि स्टीडी ग्रोथ जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि डोमेस्टिक डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एंड इस वजह से क्या है, खुद का कंजम्पशन ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या है, प्रोडक्शन जो है हो रहा है एंड इस वजह से इकोनॉमी जो है हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, रोबस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग क्या है कि उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 10.6% ईयर ओवर ईयर इन क्वार्टर थर्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन द प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। इनिशिएटिव जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन aim to unlock value in brownfield infrastructure assets and attract private investment. Moreover, budgeted expenditure classified by the government as capex is projected to increase to about 11 trillion in 2024-25, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम जो है लेवल 2014-15 में जो था उससे लगभग देखो कि 4.5 टाइम्स क्या है ज़्यादा कैपेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, प्लस जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी अगर हम देखें तो जो ट्रेजेक्ट्री रहा है वो थोड़ा सा क्या है, डाउनफॉल की तरफ रहा। जैसे कि अप्रैल के अंदर अगर हम देखें तो 4.83% था। तो इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, कैपेक्स में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग रिसर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या है, जो ग्रोथ है वो लगभग 11.6% ईयर ओवर ईयर जो है वो हमको Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, पीएलआई स्कीम है, पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट्स पुश टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, जिसको आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, इज बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी क्या हो रहा है, खुद ग्रोथ तो कर ही रहा है। सर्विस सेक्टर भी जो है वो भी क्या है, साइलेंस रहा। द सर्विस सेक्टर, which accounts for a significant share of India's GDP, grew by 7% year over year in Q3 of FY 2024। IT enabled services जो है वो भी इंक्रीज किया है। विद द ईजिंग ऑफ द कोविड-19 restrictions, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव वर्क्स लाइक जैसे टूरिज्म बढ़ा, हॉस्पिटैलिटी बढ़ा, एंटरटेनमेंट बढ़ा। जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक जो था उसके बाद से रिलैक्सेशन होने लगा, ये सारी सेक्टर्स के अंदर भी हमको, ये सारे सेक्टर्स के अंदर भी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। द ट्रैवल मार्केट इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच USD 125 बिलियन। ठीक है, तो इतने US डॉलर जो है वो रीच कर सकता है 2027 तक। तो ओवरऑल क्या है, क्योंकि सारे सेक्टर्स में क्या है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये सारे मेजर फैक्टर्स रहे हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रोपेल हुआ है अभी तक या हो रहा है।
दूसरा अगर हम देखें तो रीसाइलेंस टू ग्लोबल हेडविंड्स, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आई, जियो पॉलिटिकल टेंशंस आए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, रेड सी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस इन मेजर इकोनॉमीज लाइक द यूएस, इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड हैज रिमेन्ड रिलेटिवली रीसाइलेंट। तो रीसाइलेंट रहने का फायदा ये रहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के अंदर क्या है होता रहा, जबकि यूएस के अंदर भी अगर हम देखें तो उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रहा है। In 2023, world food prices dropped significantly from their 2022 highs. However, India's food inflation remained high at 9.5% in December 2023, contrasting with the global deflation of minus 10.1%. तो वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो डिफ्लेशन हमको फूड प्राइसेस के अंदर देखने को मिला, जबकि इंडिया के अंदर क्या है, ये इन्फ्लेशन पे ही रहा, हाई पे ही रहा, 9.5% के अप्रॉक्स ही रहा। This insulation from external shock has helped sustain growth even as major economies face slowdowns or recessions। दूसरा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला। जैसे पहले क्या है कि इंडिया जो है वो कुछ ही कंट्रीज पे डिपेंडेंट हुआ करता था सप्लाई चेन के लिए। अब इंडिया ने भी क्या है कि अपना डाइवर्सिफिकेशन जो है सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में कर लिया है। जैसे कि अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट खोल लिया गया, particularly in sectors like electronics and pharmaceuticals। ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ, जैसे इंडिया यूएई कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सेपा कहते हैं, जो कि ये सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा रहा है। अगर हम करंट मेजर चैलेंजेस की बात करें कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो रहा है, लेकिन क्या चैलेंजेस भी है क्या इसके अंदर, तो हाँ कुछ चैलेंजेस है। जैसे एक तो एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है कि जो स्टीडी जीडीपी ग्रोथ जो है ओवर पास डिकेड तो हुआ, लेकिन हाँ जो सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ जो है वो एक की चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, ये हमें देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस चैलेंजेस है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वर्ल्ड लेवल पे बनाना, इंडिया कहीं ना कहीं उसमें क्या है थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। डिस्पाइट पॉलिसी इंसेंटिव्स, इंडियाज एक्सपोर्ट श्रिंक जो है कर गया 3% के अप्रॉक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। द merchandise trade deficit stood at USD $19.1 billion during April 2024, up from USD $14.44 billion during April 2023। ठीक है, तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है हमको देखने को मिलता है। पोटेंशियल फिस्कल स्लिपेज रिस्क है। The general government fiscal deficit, while declining, is still projected at 6.8% of GDP by financial year 2028 as per S&P Global। ठीक है, एनी डेविएशन अगर होगा फ्रॉम द फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ कुड इम्पैक्ट इंडियाज क्रेडिट रेटिंग्स एंड बोरोइंग कॉस्ट। तो अगर क्या है, अब क्या है कि फिजिकल स्लिपेज अगर हमें देखने को मिलेगा तो इंडिया का जो बोरोइंग के लिए क्रेडिट है वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड फोरम्स पे, वो क्या है वो डिक्रीज होगा। स्किल मैच मिसमैच भी है और लेबर क्वालिटी भी है कि इंडिया के अंदर क्या है कि जिस जॉब के लिए जितनी स्किल चाहिए, कई बार क्या है उतने लोग क्या है उस उतने ज़्यादा स्किलफुल जो है वो नहीं रहते, तो स्किल क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है जॉब से रिलेटेड। इनकम इनइक्वलिटी है। अगर हम गिनी कोफिशिएंट देखें विच इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी, ये क्या है 0.4197 है 2022-23 के अंदर, यानी कि जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो क्या है काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। इंडिया में अगर हम वेल्थ इनइक्वलिटी की बात करें तो ये हाई पे हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे टॉप 1% जो पॉपुलेशन है कंट्री के, उनके पास 40.1% वेल्थ है कंट्री का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या है गैप जो है हमें देखने को मिलता है। This means a large portion of the population has limited disposable income, hindering overall consumption growth। तो बाकी लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कंज्यूम तो नहीं करेंगे, और कंजम्पशन अगर हम देखें कंजम्पशन नहीं रहेगा तो ओवरऑल क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो जीडीपी क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है जिसमें मतलब अगर हम देखें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वहाँ फॉर्मल सेक्टर कह रहे हैं, जहाँ पे क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट शेयर की अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 83% वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है मात्र 17% जो है वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द IMF। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, जैसे डिस्पाइट रीसेंट एफर्ट्स इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट परसिस्ट इन एरियाज लाइक पावर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। नीति
आयोग का जो एस्टिमेट है कि इंडिया जो है उसको और क्या है लगभग 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है एक्सपेंड करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाय 2040 टू सस्टेन इट्स ग्रोइंग मोमेंटम या ग्रोथ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट कि भाई 2040 तक क्या है इंडिया को 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर और एक्सपेंड करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तब जाके वो अपने जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको क्या है सस्टेन जो है वो कर पाएगा। तो ये तो था हमारे लिए चैलेंजेस। अगर हम मेजर्स की बात करें कि इंडिया किन मेजर्स को अपना सकता है टू एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड करना, गिग इकोनॉमी पे स्किल जो है वो वर्क करना कि स्किल जो है स्किलफुल वर्कर जो है वो इकोनॉमी का पार्ट जो है वो बने। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स 2.0 का क्रिएशन करना, जिसके कारण क्या है कि जो टैक्स ब्रेक्स है या स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस है ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अट्रैक्ट हो सके। स्मार्ट टैक्सेशन करना एंड रीवैम्प पीपीपी जो प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है उसको क्या है रीवैम्प एक तरीके से करना। इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलेब्रेशन, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग कोलेब्रेशन यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच नहीं रहेगा तो एक एक जो इंडस्ट्री को नीड्स चाहिए वैसे क्या है कि वैसे इंडिविजुअल जो है वो यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हो पाएंगे, तो उनके पास वही होगा कि जैसा जॉब के लिए स्किल चाहिए वैसा जॉब के लिए स्किल है ही नहीं। फॉर्मलाइजेशन इंसेंटिव्स को फॉर्मलाइज करना, जैसे टैक्स ब्रेक्स को ऑफर करना, easier access to credit for informal businesses that transition to the formal sector, कि भाई एक इनफॉर्मल सेक्टर था वहां से क्या है ट्रांजिशन के लिए फॉर्मल सेक्टर में चाहिए, तो जो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए आसानी से क्या है क्रेडिट जो है वो मिल जाए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स का क्रिएशन करना है, इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए मेजर्स हो गए टू दैट कैन इंडिया अडॉप्ट टू एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हीट स्ट्रेस से रिलेटेड कि भाई हीट स्ट्रेस जो है इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न, कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक कि हीट स्ट्रेस हो रहा है इससे कंसर्न हो, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हीट स्ट्रेस डाल सकता है। अब ये हीट स्ट्रेस बेसिकली है क्या है? हीट स्ट्रेस अगर हम लोग देखें तो इट रेफर्स टू हीट इन एक्सेस, उतना हीट जो बॉडी क्या है टॉलरेट जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है, ऑफ व्हाट द बॉडी कैन टॉलरेट विदाउट सफरिंग फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है। मतलब हीट स्ट्रेस वही है कि ओवरऑल एक स्ट्रेस पॉइंट है जहां तक बॉडी क्या है टॉलरेट कर सकता है कि विदाउट गेटिंग फिजियोलॉजिकली डैमेज्ड, मतलब बॉडी के ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल क्या है हीट इतना ज्यादा है बॉडी के अंदर कि उसका इम्पैक्ट क्या है एफिशिएंसी में जो है वो पड़ सकता है बिल्कुल। इट जनरली अकर्स एट टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस इन हाई ह्यूमिडिटी, तो ओवरऑल हाई ह्यूमिडिटी हाई रहेगा जिसके कारण स्वेट का इवापोरेशन क्या होगा कम हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि स्वेट जो है वो इवापोरेट करता है हमारे बॉडी से लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके, एंड लैटेंट हीट जो है अगर एब्जॉर्ब होगा और उड़ने के लिए क्या है कि उसको वाटर की कमी होनी चाहिए किस में एटमॉस्फेयर में, अगर वाटर खुद ज्यादा है यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। एक्सेस हीट ड्यूरिंग वर्क इज एन occupational health risk as it restricts workers' physical functions and capabilities, work capacity and thus productivity। तो ओवरऑल हीट स्ट्रेस का इम्पैक्ट जो है हमको एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिल सकता है कि भाई जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे क्या है कि उन पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। एक्सट्रीम हीट कैन कॉज हीट रिलेटेड इलनेस सच एज हीट स्ट्रोक, जैसे एग्जॉशन हो सकता है, मोटिलिटी इंक्रीज हो सकता है, एंड जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है उसको क्या है वो एक्स एग्जाकर्बेट हो सकता है, यानी कि ओवरऑल क्या हो सकता है मान लो किसी को पहले से तबीयत खराब है या बीमारी है कुछ, तो हीट के कारण बॉडी के अंदर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। According to the World Health Organization, heat stress linked to climate change is likely to cause 38,000 extra deaths a year worldwide between 2030 to 2050। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के हिसाब से कि जो हीट स्ट्रेस हो रहा है उसके कारण 20 साल के अंदर यानी कि 2030 से लेकर 2050 के अंदर 38,000 जो है एक्स्ट्रा जो है वो मौतें होंगी, किस कारण से? स्पेशली हीट स्ट्रेस के कारण से। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसने अपने रिपोर्ट में जो टाइटल जो था वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट
the impact of heat stress on labor productivity and decent work, revealed that rising heat stress due to climate change could lead to the loss of 80 million jobs by 2030। यानी कि खुद आप सोचो कि हीट स्ट्रेस का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे इतना पड़ सकता है कि लगभग बोला गया कि आईएलओ के रिपोर्ट के अनुसार कि 2030 तक 80 मिलियन जॉब्स, 80 मिलियन जॉब मतलब 8 करोड़ जॉब लॉस जो है हमें देखने को मिल सकता है। The report makes its projection based on a global temperature rise of 1.5 डिग्री सेल्सियस by the end of the century। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट है वो इस बेसिस पे है कि इस सेंचुरी के अंत तक आते आते ग्लोबल मीन टेम्परेचर में लगभग क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइज हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग की बात करें तो इकोनॉमिक लॉस कितना होगा? 2% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स जो है वर्ल्ड वाइड इज प्रोजेक्टेड टू बी लॉस्ट, जो कि कॉस्ट करेगा लगभग 2.4 ट्रिलियन एवरी ईयर। ठीक है, तो 2% जो टोटल वर्किंग आवर्स है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हीट स्ट्रेस जो है वो उसके कारण एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण लगभग 2% जो टोटल वर्किंग आवर्स है, अगर उसको हमने यहीं पे क्या है, यहीं पे मॉनेटरी बेसिस पे देखा है कि जो कॉस्ट है वो क्या है, लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कॉस्ट पड़ सकता है हर साल। आइदर बिकॉज इट इज टू हॉट टू वर्क और बिकॉज वर्कर्स हैव टू वर्क एट अ स्लोअर पेस। ठीक है, तो एक तो क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा होगी काम करने के लिए, दूसरा क्या है, गर्मी के चलते वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अफेक्टेड सेक्टर्स अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है, स्पेशली वुमेन हु मेक अप द बल्क ऑफ द 940 million laborers in the sector will be most affected। Agriculture sector is projected to account 60% of global working hours lost due to हीट स्ट्रेस बाय द ईयर 2030। तो जो टोटल ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो वर्किंग लॉस आवर्स का लॉस होने वाला है, उसके उसमें 60% जो है वो एग्रीकल्चर के ही सेक्टर से जो है वो लॉस हमें देखने को मिलेगा बाय द ईयर 2030। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो वो भी क्या है, सिवियरली इंपैक्टेड होगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है 19% ऑफ ग्लोबल वर्किंग आवर का लॉस्ट हमें देखने को मिल सकता है 2030 तक। अदर सेक्टर्स जैसे कि इन्वायरमेंटल गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, रिफ्यूज कलेक्शन हो गया, इमरजेंसी हो गया, रिपेयर वर्क, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड सम फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क, ये भी वर्स्ट अफेक्टेड होंगे, क्योंकि हीट जो है वो क्या है, राइज कर रहा है। अगर हम रीजन्स वाइज देखें तो रीजन सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सा होगा, तो जो साउदर्न एशिया का पार्ट है और वेस्टर्न अफ्रीका, वहां पे क्या है, जो हिट है या जो अफेक्टेड रीजन है उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं रीजन से क्या है लॉस हमें देखने को मिलेगा, where approximately 5% of working hours are expected to be lost in 2030। According to ILO, इंडिया जो है वो lost 4.3% of working hours in 1995 because of heat stress। तो ILO के ही हिसाब से इंडिया ने 1995 में जो हीट स्ट्रेस हुआ था उसमें 4.3% ऑफ वर्किंग आवर्स का लॉस देखा। एंड बोला जा रहा है कि लगभग 2030 तक आते आते क्या है 5.8% में भी क्या है लॉस जो है हमको देखने को मिलेगा। मतलब ये देखो 4.3% से बढ़ के 5.8% जो है वो हो गया, और जिसमें लगभग 34 मिलियन जॉब जो है यानी कि 3.4 करोड़ जॉब जो है वो अफेक्टेड होंगे। Most of the impact in India will be felt in the agriculture sectors, and more working hours are expected to be lost in the construction sector। तो impact सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि जो नंबर ऑफ आवर्स का लॉस होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। अगर हम सोशल कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो इट कुड लीड टू मोर इनइक्वलिटी बिटवीन लो एंड हाई इनकम कंट्रीज एंड वर्सनिंग वर्किंग कंडीशन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल। तो अगर हम हीट स्ट्रेस के हिट की बात करें तो जो डेवलप नेशन है वहां पे तो कम होगा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास अगर देखें तो मिटिगेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन इंडिया या वैसी कंट्री जिनके पास क्या है कि डेवलपिंग नेशन है वो ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा उनमें वर्स्ट कंडीशन जो है हमको देखने को मिलेगा। Heat stress will affect millions of women who make up the majority of workers in subsistence agriculture as well as men who dominate the construction industry। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन वर्स्ट हिट होंगी, जबकि अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो मेन जो है वो ज़्यादा हिट होंगे या ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस जो है उनको झेलना पड़ेगा हीट स्ट्रेस का। Social consequences of heat stress may include increasing migration as workers leave rural areas to look for better prospects। तो माइग्रेशन भी होगा, यानी कि रूरल एरिया से माइग्रेशन होगा किसमें,
अर्बन एरियाज में, और जैसे ही अर्बन एरियाज में पहुंचेंगे तो सबको तो जॉब नहीं मिलेगा, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग जो है वो गांव से तो शहर आ जाएंगे, लेकिन उनके पास क्या है, उतना जॉब उस क्वालिटी का रहेगा नहीं कि वो सस्टेन भी कर पाए शहरों के अंदर। नेक्स्ट देखो, एक ग्रीन वेल्थ टैक्स की बात की जा रही है, जो कि बजट में जो है वो मेंशन है 2024 के अंदर। अब यहाँ पे ग्रीन टैक्स जो है वो असल में है क्या? सिंपल सा चीज़ है कि अगर जस्टिफिकेशन की बात करें तो जो भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे वेहिकुलर पॉल्यूशन हो गया, तमाम हम कह सकते हैं गैसेज और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज होते हैं। तो इसका मेन क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से है, कि भाई जो पॉल्यूट कर रहा है, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, उसी को क्या है, पे जो है वो करना है। इसीलिए क्या है कि जो ग्रीन वेल्थ टैक्स जो है वो एक तरीके से इम्पोज किया जाएगा। इट इज द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है सबसे पहले पार्ट था किसका, 1992 रियो डिक्लेरेशन का, which gives broader principles to guide sustainable development worldwide। क्रिटिसिज्म भी किया गया ग्रीन टैक्स का कि भाई एडिशनल बर्डन होगा एंड इन्फ्लेशन में भी स्पाइक देखने को हमें मिलेगा। लेकिन हाँ, और भी जस्टिफिकेशन एक यहाँ पे देखो, ये यहाँ से कार्बन प्राइसिंग अगर हम देखें तो इंडिया along with the US, चाइना एंड जापान आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट आर हार्डेस्ट हिट by the climate impacts। In order to mitigate the conditions and reduce the GHG emissions, one smart approach क्या है, pricing carbon such as introduction of the green tax। carbon pricing क्या है भाई? It is an instrument that captures the external cost of greenhouse gases emission, the cost of the emission that the public pays for, such as damage to crops, health care cost from heat waves and droughts, loss of property from flooding and sea level rise। carbon pricing ties them to their sources through a price, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइस ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। तो सिंपल सा चीज है कार्बन प्राइसिंग, मतलब जहां से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है, उसी में क्या है, एज एन एक्स्ट्रा प्राइस जो है उसको टैग कर दिया जाएगा कि भाई इससे जो है इम्पैक्ट होगा इतने लोगों पे, तो वो जो है मिटिगेशन के लिए जो पैसा लगेगा वो एक तरीके से जो सोर्स है जहाँ से निकल रहा है वो गैस एमिशन हो रहा है, वहीं पे क्या है टैग कर दिया जाएगा। तो वही चीज बोला भी गया कि क्रिटिसिज्म भी किया गया कि एडिशनल बर्डन हो जाएगा, जो ओवरऑल क्या है, क्योंकि मान लो कि अगर हम देखें, मान लो कोई कम्युनिटी में एडिशनल सोर्स पे टैक्स ऐड हो गया, तो ओवरऑल उसका प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हो गए, आपके फीचर्स भी हो गए, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी हो गया इस टैक्स पॉलिसी का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोला जा रहा है केस फॉर रेगुलेटिंग गिग बेस्ड वर्क। तो गिग बेस्ड वर्क जो है यानी कि गिग इकोनॉमी जो है उसको क्या है, रेगुलेट करने की बात की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। अगर हम गिग इकोनॉमी को देखें तो गिग इकोनॉमी क्या है, एक शॉर्ट टर्म फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क अरेंजमेंट है, जहां जनरली क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो वर्कर्स होते हैं अपने कंज्यूमर्स या बिजनेसेस से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स अ मोर फ्लेक्सिबल, ये टास्क बेस्ड है, ऑन डिमांड वर्कफोर्स है, जब चाहिए तभी जॉब जो है वो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बैठा के किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें वर्कर्स है, बिजनेसेस और क्लाइंट्स हैं, एंड प्लेटफॉर्म्स है। तो वर्कर्स जो है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, टेम्पोररी वर्कर्स हो गए, हु कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट्स फॉर अ सेट फी और आवरली रेट। तो आवरली रेट या सेट फी के हिसाब से क्या है, वर्कर जो है वो काम करते हैं। बिजनेसेस या क्लाइंट्स होते हैं कंपनीज और इंडिविजुअल्स हु हायर गिग वर्कर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और टास्क rather देन क्रिएटिंग फुल टाइम पोजीशन। तो हायर कर रहे हैं एक टास्क के लिए, जैसे मान लो एक डिलीवरी एजेंट है तो उसको बस डिलीवरी करने का ही टास्क मिला है और उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलेंगे। प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ऊबर हो गया, आपके अपवर्क हो गए, स्विगी हो गए, जितने भी तरह के फ्रीलांसिंग वर्क है वो सारे के सारे की गिग इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हमें देखने को मिलता है। जैसे प्रॉस क्या है भाई, मतलब बेनिफिट्स क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, वैरायटी ज़्यादा अवेलेबल रहता है, इंडिपेंडेंस भी मिलता है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है कि जब मन है तब काम करे, नहीं मन है तो नहीं काम कर रहे। लेकिन हाँ, कॉन्स या निगेटिव या इसका लॉस भी है, जैसे कि इरेगुलर इनकम होगा कि जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेंगे तो काम मतलब या काम की कमी हो गई तो पैसा भी कम हो गया। टैक्सेस भी जो है वो कम्प्लेक्स है, बेनिफिट्स नहीं है वैसा कोई भी जो फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में रहता है। और कनेक्शंस भी जो है वो फ्यू ही बिल्डअप हो पाते हैं, क्योंकि वो आदमी क्या है, ऑफिस जो है वो नहीं जा रहा है, एंड इसी वजह से मार्केट ओवरऑल क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन जो है वो नहीं रहता है स्विच करने के लिए, ठीक है।
अगर हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें विच इज़ रिलेटेड टू द गिग वर्कर्स इन इंडिया, पहला है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स में अगर हम देखें तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2022 का। ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है गिग वर्कर्स को एज अ सेपरेट कैटेगरी, एंड जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उनको, उनके लिए क्या है एक्सटेंशन कर रहा है। मतलब जो भी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उसके अंदर क्या है गिग वर्कर्स भी कवर हो जाएंगे। वो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2022 में आया था, सॉरी 2020 के अंदर आया था, वो क्या है कि रिलेट कर रहा है। However, the specific rules and implementation details are yet to be finalized by individual state। अब यहीं पे देखो, यहीं पे अलग अलग, जैसे राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल क्या हो गया कि गिग इकोनॉमी के लिए उन्होंने, या गिग वर्कर्स के लिए जो सोशल सिक्योरिटी एक एक्ट है या बिल है वो लेके आए। तो ये डिपेंड कर रहा है किसमें, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होगा वो स्टेट डिसाइड करेगा बिल के थ्रू, ठीक है। वो इंडिविजुअल क्या है, कंपनी नेशनल लेवल पे क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे वो डिसाइडेड नहीं है। कोड ऑन वेजेस 2019, दिस कोड अप्लाइज टू ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग गिग वर्क एंड लेज द फाउंडेशन फॉर अ नेशनल मिनिमम वेज। हाउएवर द एक्चुअल मिनिमम वेज वैरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड स्किल लेवल, ठीक है। तो मिनिमम वेज तो फिक्स करेगा, लेकिन हाँ एक्चुअल वेज जो है वो स्टेट पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ वो पर्सन के स्किल लेवल पे करेगा। पॉलिसी एंड प्लानिंग की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी ऑन इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022। दिस रिपोर्ट रिकमेंड्स प्रमोटिंग प्लेटफॉर्म लेड स्किलिंग इनिशिएटिव एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो गिग वर्कर्स जो है उनके लिए क्या है कि इनिशिएटिव लेके आया जाए कि भाई उनको स्किल जो है, अगर कोई लैक कर रहा है, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई डिलीवरी एजेंट है तो उसमें अब स्केलिंग का बहुत कम चांसेस है कि वो कंपनी में फॉर्मल एम्प्लॉय नहीं बन पाएगा अगर वो सेम स्किल सेट को कंटिन्यू करेगा। तो वही बात बोली जा रही है कि भाई अलग से क्या है स्किलिंग इनिशिएटिव लाया जाए ताकि उसके भी जॉब में क्या हो, स्केलिंग हो, या हम कह सकते हैं प्रमोशन हो। नहीं तो वो आदमी क्या है जीवन भर क्या है फूड ही डिलीवर करता रह जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जॉब में क्या है प्रमोशन चाह रहा होता है, तो उस केस में क्या है कि स्किलिंग इनिशिएटिव की बात की गई नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर। अगर हम देखें टॉप रीजंस फॉर वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी, तो 48% क्या है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। 19% जो है वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि अर्निंग जो है वाइल सीकिंग अ बेटर जॉब। 48% क्या है बैलेंसिंग करियर एंड फैमिली नीड्स। 22% ओनली वे टू मेक एन इनकम। 55% जो है मेक एक्स्ट्रा मनी ऑन द स्लाइड, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि ये सारे क्या है हमको रीजन जो है नजर आ रहे हैं, या ये सारे रीजंस हो गए फॉर वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर हम मेजर्स की बात करें दैट कैन बी अडॉप्टेड टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू गिग वर्कर्स इन इंडिया, सबसे पहला क्या है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म जो है या लीगल रिकॉग्निशन हमको करना पड़ेगा कि भाई गिग वर्कर्स भी क्या है हमारे इकोनॉमी के ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर गिग इकोनॉमी पे हम ध्यान नहीं देंगे, जो कि एक लार्जर प्रोपोर्शन है या लार्जर सेक्टर जो है या लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एम्प्लॉयड है, तो ओवरऑल क्या है कि उनमें जो बिलीफ है हमारे पॉलिसीज को लेके वो क्या है डिक्रीज होता चला जाएगा। तो स्टेट इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, जैसे कि राजस्थान ने किया अभी कि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 के अंदर लेके आया, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है टू इंश्योर लेबर राइट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। फेयर पे हो, एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई बार बार क्या है कि एक ही आदमी को पता चल रहा है कि उसी के पास जो जॉब है या जो टास्क है वो जा रहा है, बाकी लोगों के पास नहीं है जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए एंड फेयर पे भी होना चाहिए। गिग वर्कर डेटा पोर्टेबिलिटी भी होना चाहिए। implementing data portability standards that allow gig workers to transfer their work history, ratings and skill certification across different platforms। इससे रिड्यूस होगा डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड इम्प्रूव्स वर्क मोबिलिटी। तो जिस तरह क्या है हम कहीं काम करते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो उसी तरह गिग वर्कर्स की भी बात की जा रही है कि उनको भी क्या है कि ओवरऑल क्या होना चाहिए कि जो डेटा पोर्टेबिलिटी है वो होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी की बात करें एंड प्राइवेसी कंसर्न्स नीड टू बी addressed टू इंश्योर वर्कर डेटा इज प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफर। और डेटा सिक्योरिटी भाई ट्रांसफर हम करेंगे या पोर्ट कर रहे होंगे कि जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स है या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसको हम लोग पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें डेटा सिक्योर भी होना चाहिए। हीट प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी है कि कई बार देखने को हमें मिलता है कि जो भी डिलीवरी वर्कर्स है एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण वो बीमार पड़ गए, तो उस केस में क्या है
कि उनको कूलिंग एक्सेसरीज कंपनी जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, मैंडेटरी ब्रेक्स हो, कंपनसेटरी पे हो कि भाई जो हीट वेव्स के समय, एक्सट्रीम हीट वेव्स के समय अगर कोई मान लो डिलीवर कर रहा है तो उस समय क्या है कि उसको एक्स्ट्रा जो है वो पैसा जो है वो मिले। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राईपार्टाइट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंड इस ट्राईपार्टाइट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, गवर्नमेंट आ गए, गिग प्लेटफॉर्म्स आ गए एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, कुड बी स्टैब्लिश्ड, जिसके कारण इफेक्टिव क्या है कि तरीके से जो भी कंसर्न है उनको रेज किया जा सकता है, बातें जो है वो की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम हो, अप स्किलिंग इनिशिएटिव्स भी हो, सोशल सिक्योरिटी इंक्लूजन हो, implementing provisions of the Code on Social Security 2020 to provide gig workers with health insurance, accident insurance and pension plans। तो ये सारे क्या है, ये चीजें हम कर सकते हैं गिग इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ है वो है मनरेगा से रिलेटेड। ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो मनरेगा से रिलेटेड है। मनरेगा का जॉब जॉब डिमांड है वो क्या है, उसके अंदर कोई भी हमको कमी देखने को नहीं मिला है, वो उतना ही हमको इस बार के भी इकोनॉमिक सर्वे में लगभग उतना ही मेंशन है। तो मनरेगा है क्या, मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम वर्ल्ड के अंदर लॉन्च किया गया था 2005 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यहाँ क्या है कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, हर फाइनेंशियल ईयर में गारंटीड है टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल, अब ये अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 2022-23 के हिसाब से 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स है मनरेगा के अंदर। लीगल राइट टू वर्क है, अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। ये एक्ट जो है वो क्या करता है, क्रोनिक पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए क्या है कि एम कर रहा है, जिसके कारण अगर हम देखें तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत क्या है, पे जो है वो मिलेगा। और देखो यहाँ पे अगर 100 दिन क्या है, कोई मान लो एनरोल जाके करा लेता हो 100 दिन, मतलब उसको एनरोलमेंट के 15 डेज के अंदर क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो जितने भी दिन तक उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होगा उतने दिन का कंपनसेशन या जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो क्या है, दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, जो हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है ये मैंडेट करता है ग्राम सभा को कि भाई वैसे वर्क को रिकमेंड किया जाए जहाँ एटलीस्ट 50% वर्क जो है मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाई देम, कि 50% वर्क किन के थ्रू हो, अनस्किल्ड लेबर्स के थ्रू हो, एंड अनस्किल्ड लेबर को हायर किसके थ्रू किया जाएगा, मनरेगा के थ्रू किया जाएगा। तो मनरेगा का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी है एसडीजीज में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। तो मनरेगा का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, जैसे एसडीजी फर्स्ट अगर हम देखें तो नो पावर्टी है, सेकंड जो है जीरो हंगर हो गया, थर्ड जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी है। क्योंकि अगर हम देखें कि मनरेगा के अंदर एटलीस्ट 1/3 जो बेनिफिशियरीज है उनको क्या है, वुमेन जो है वो होना चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी कवर कर रहा है, एंड रिड्यूस इनइक्वलिटीज इसको भी कवर कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो यूरोपियन यूनियन है, नेक्स्ट न्यूज उसके बारे में कि उनका जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है यानी कि सीबैम, इसके बारे में तो ये है क्या, इट इज प्रपोज यूरोपियन यूनियन टैरिफ ऑन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स बनाने में काफी ज्यादा क्या है, कार्बन जो एमिशंस है वो अगर होगा तो उसी को कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। पर्पस क्या है कि भाई टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ carbon intensive goods that are entering the European Union and to encourage cleaner industrial प्रोडक्शन इन नॉन ईयू कंट्रीज। तो बोला गया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बाहर से दूसरे देशों से बने हुए क्या है सामान आएंगे तो उन पे क्या है यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो CO2 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, उस कंट्री के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक तरीके से ये क्या है, ये डी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि भाई आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीनर या क्लीनर प्रोडक्ट्स है वही क्या है प्रोड्यूस करिए, क्योंकि अगर आप क्या है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कीजिएगा तो उस केस में आपको पैसा जो है वो एज अ टैक्स ज़्यादा देना होगा। इसको अडॉप्ट किया गया था 17 मई 2023 के अंदर, एंड सीबैम ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो रखा गया है 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, it is designed to counter the risk of carbon leakage and operates by imposing a charge on the embedded carbon content of certain imports that is equal to the carbon price of the domestic production। ये वर्क कैसे करता है, इफ इम्प्लीमेंटेड एज प्लान EU importers will have to buy carbon certificates। ठीक है, तो जो भी EU importers होंगे
ठीक है, उनको क्या है, कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो बाई करना होगा corresponding to the carbon prices that would have been paid in the EU if the goods have been produced locally। ठीक है, तो EU के अंदर क्या है कि अगर लोकली जितना प्रोड्यूस होने पे कार्बन प्राइस लगता, उस हिसाब के लिए क्या है, उसी के हिसाब से जो EU इंपोर्टर्स होंगे, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंपोर्ट करेंगे बाहर से प्रोडक्ट, उनको क्या है, सर्टिफिकेट जो है वो परचेज करना होगा। The price of these certificates would be calculated according to the auction prices in the EU carbon credit market. Amount of certificates required would be defined yearly by the quantity of the goods and embedded emissions in those goods imported into the EU. Companies in countries with a domestic carbon pricing regime equivalent to the EU's will be able to export to the EU without buying CBAM certificates. कंपनी जो कि उन कंट्रीज में है जिसमें डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग रेजिम पहले से है ईयू जैसा, उनको क्या है कि जो सीबैम सर्टिफिकेट से उसको बाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। द सीबैम विल इनिशियली अफेक्ट गुड इंपोर्टेड फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज दैट आर पर्टिकुलरली कार्बन इंटेंसिव, नेमली specified goods within the cement, electricity, fertilizers, aluminium, iron, steel, hydrogen sectors, as well as some upstream and downstream products, mainly iron, steel and aluminium। तो ये सारे मेनली सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज हो गए जहां से क्या है कि अगर नॉन ईयू कंट्री से कोई इंपोर्ट करेगा ईयू के अंदर, तो उसको क्या है, कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो बाई करना होगा यूरोपियन यूनियन के गवर्नमेंट से। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम, तो यही इतना था इसमें, सीबैम जो है बस इतना ही याद रखना कि भाई बाहर से जो भी इंपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो उसको क्या है कि एक्स्ट्रा पे करना होगा। क्यों एक्स्ट्रा पे करना होगा? क्योंकि उतने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता या वो कर रहा है दूसरे कंट्री के अंदर उस गुड के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है वो है एमएसएमई का जो चैलेंजेस है उसके बारे में। तो मेजर चैलेंजेस अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो पहला है कि एडिक्वेट एक्सेस टू फाइनेंस। जो एमएसएमई है उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, फंड्स अवेलेबल नहीं होते और प्रॉपर क्रेडिट मैकेनिज्म जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको क्या है, एक हाई रिस्क बोरोवर्स जो है वो मानते हैं, क्योंकि उनका क्रेडिट हिस्ट्री भी कम होता है और कोलेटरल भी जो है वो नहीं होता है। पेमेंट भी ऑफनली क्या है, डिले जो है वो होता है, जिसके कारण जो वर्क फ्लो है या वर्किंग कैपिटल का जो फ्लो है या कैश फ्लो है वो भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जो इकोनॉमी चल रहा होता है या जो मान लो फैक्ट्री चल रही है स्मॉल स्केल पे, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। स्किल्ड वर्कफोर्स भी जो है वो भी क्या है, काफी लिमिटेड होता है। दिस कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज, प्रोडक्शन डिलेज एंड रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी, लिमिटेड ब्रांडिंग एंड आउटरीच। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का ब्रांड रीच कम होता है तो उनका सेल भी जो है वो कम हो रहा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट तो है ही, जहाँ पे पुअर रोड कनेक्टिविटी है, अनरिलायबल पावर सप्लाई है, लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न फैसिलिटीज है, कैन सिग्निफिकेंटली हिंडर द ऑपरेशंस एंड ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मेजर चैलेंजेस हो गए विच आर रिलेटेड टू द एमएसएमई सेक्टर्स। मेनली फॉर्मलाइजेशन है, हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एज अ इंडस्ट्री नहीं काम कर पाते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए उनको दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतनी ही न्यूज़ थी और आर्टिकल्स थे जो हमने कवर कर लिया। एंड इस सेशन के पीडीएफ को आप अननोन आईएएस जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम ये है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।